बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम टॉप स्टोरी। मैं हूं मदीहा आबिद अली। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने पंजाब में अपना दूसरा बाज़ाब्ता बजट पेश कर दिया है। वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने माली साल 2020-2021 के लिए पंजाब का तकरीबन 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश किया, जिसमें शोबा सेहत के लिए 2 खरब माफ कीजिएगा 2 खरब 80 अरब मुख्तिस करने की तजवीज और कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों की टैक्स रिलीफ देने का भी फैसला किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। माली साल में तरक्याती बजट की मद में 337 अरब का तरक्याती बजट मुख्तसरन पेश किया गया है और इसको तजवीज भी कर दिया गया है। बजट 2020-2021 में अवाम के लिए क्या रिलीफ है? क्या नया बजट महंगाई को काबू कर सकेगा? क्या पंजाब का बजट अवाम की उमंगों का तर्जुमान है? क्या नए बजट में मजदूर तबके का ख्याल रखा गया है? क्या ताजिर बरादरी पंजाब के बजट से मुतमईन है? ये सवालात हैं। आइए इनके जवाबात जानने की प्रोग्राम टॉप स्टोरी में गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करते हैं। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सुहेल लाशारी साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया है, ये हैं माहिर माशियात और साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक वजीर खुराक हैं। और नज़ीर चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एडवाइजर टू सीएम हैं ऑन फाइनेंस। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं डॉक्टर सलमान से। डॉक्टर सलमान, आज का बजट पेश कर दिया, आपको मुबारक हो। क्या हर्डल्स की और क्या क्या चैलेंजेस थे? देखिए, इस वक्त तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक और पूरी दुनिया एक कोविड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान जो है इस एनवायरनमेंट से पहले अगर आप देखें तो एक IMF प्रोग्राम में थी, जिसकी एक मेन जो वजह थी कि हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी था और एक डेट क्राइसिस था। तो पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ इतना ज्यादा हो चुका था कि हम उसको सर्विस नहीं कर रहे थे और हमें IMF के पास जाना पड़ा और IMF ने बड़ी सख्त हमारे पे लगाई हैं कंडीशंस, जिसमें आपने देखा एक्सचेंज रेट की है, इंटरेस्ट रेट की है, फिस्कल डेफिसिट की है, करंट अकाउंट डेफिसिट और बहुत सी चीजें की हैं ताकि ग्रोथ को खत्म किया जाए और स्टेबलाइजेशन की तरफ जाया जाए। अब कोविड की वजह से अब हालात जो हैं वो ऑपोजिट हो गए हैं। अब आपकी डिमांड क्रश हो गई है क्योंकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो खासी डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से आमदन डिस्टर्ब हो गई है। आमदन की वजह से फिर कंजम्पशन भी डिस्टर्ब होती है, तो एक पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो अब हिल चुकी है। तो इस एनवायरनमेंट में एक तरफ आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स क्रंच है और आपके पास डॉक्टर साहब कथा कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ। पंजाब में हम सरप्लस में थे, फिर भी हमसे ज़रूरी शोबा नाराज है, हमसे जो है वो ताजिर नाराज हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, आई थिंक कि सारे शोबे जो हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं और हर चीज में इस वक्त मसले हैं, पर्टिकुलरली जो शहरों की इकोनॉमी है, जिसमें सर्विस इकोनॉमी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है क्योंकि आपके कारखाने भी बंद हैं और आपके होटल्स भी बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, बाजारों में वो कस्टमर भी नहीं है जो कि खर्चा करके इकोनॉमी का पहिया घुमाता था। तो जाहिर है कि सारों के ऊपर एक इस वक्त अब नॉर्मल कंडीशंस पैदा हुई हैं और बिजनेस कम्युनिटी के लिए सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। और सिमिलरली जो लेबर है हमारी, उसके लिए तो सबसे ज्यादा ये मुश्किल काम है कि वो सरवाइव करे, क्योंकि उनके तो जॉब्स भी खत्म हो रहे हैं और जो आपके डेली वेजेस पे काम करते थे वो तो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो हुआ है कोविड-19 है, दीगर चैलेंजेस हैं, ज़राअत में टिड्डी दल का हमला है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्या हम वापस आएंगे, सरवाइव कर जाएंगे और बूस्टअप हो जाएगी इकोनॉमी? जो हम GDP में मनफी में चले गए हैं, आप कितनी उम्मीद दिलवाते हैं अभी देखने वालों को? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा टफ चैलेंज होगा और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा और इसमें
जो बैरून मुल्क हमारे डोनर्स हैं उनका भी बहुत रोल होगा, IMF का रोल होगा कि वो हमारे लिए कुछ रिलीफ बनाने के लिए जो टारगेट्स हैं उनको वो जरा कम करे। इसी तरह हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको डेवलप करने की जरूरत होगी और बहुत बड़ा हमें एक रिफॉर्म पैकेज करना पड़ेगा जो हमने अंदरूनी तौर पे करना है, ताकि जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, मसलन एग्रीकल्चर में जितना हमारी रिसोर्सेज उसमें जमीन है, पानी है, लोग हैं, तो उतनी पैदावार नहीं आती क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम सही है। तो अच्छा, कथा कलामी के लिए माजूर चाहती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अभी ज़राअत के शोबे को टच किया है, उसका टॉपिक जो है वो रेस किया है। मेरी किसान इत्तेहाद के सदर से भी बात हुई, वो बहुत मायूस थे। पंजाब में अगर किसी शोबे ने इस पेंडेमिक में साथ दिया है तो वो ज़राअत का शोबा था, लेकिन वो भी नाउमीद नजर आए हैं हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। अच्छा, सवाल मैंने ये जाना है ज़राअत के शोबे के हवाले से, क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी। ज़राअत के हवाले से ज़रूरी शोबा क्यों नाराज है आपसे? चूंकि ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि अभी कोरोना वायरस के दौरान सबसे ज्यादा जिस शोबे ने साथ दिया वो ज़राअत का शोबा था। जी जी, इसमें भी आई थिंक देखें, एक तो बात यह है कि ज़राअत की जहाँ तक प्रोडक्शन का तल्लक है तो वो तो बची हुई है कोरोना से, लेकिन उसकी मार्केट्स जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। अगर आप पोल्ट्री को देखें, जो भी एक किस्म का लाइफ स्टॉक का एरिया है, तो उसकी मार्केट खत्म हो गई क्योंकि शादियां खत्म हो गई, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तो पोल्ट्री सेक्टर बिल्कुल बैठ गया और बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पे। अच्छा। इसी तरह लाइफ स्टॉक के देखें, अगर आप डेयरी को देखते हैं तो उनकी भी बड़ी डिस्ट्रप्शन हुई है। और दूसरा तरफ हमने आटे का बुरान भी देखा है, चीनी का बुरान भी देखा है, और उसमें जो रिफॉर्म्स करने की अब जरूरत है, जिसकी वजह से ये जो सप्लाई चेन्स हैं इसमें इजारादारी भी आ जाती है, फिर पब्लिक जो है वो बहुत नाराज भी होती है क्योंकि महंगाई होती है। तो ये निज़ाम को दुरुस्त करने की भी ये वक्त अब आ गया। तो आई थिंक इस वक्त इतना मुश्किल हालात हैं कि सारे लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा रिलीफ और उन्हें चाहिए बहुत ज्यादा रिलीफ, लेकिन हुकूमत के हाथ भी बंधे हुए हैं कि वो उतने रिसोर्सेज है नहीं है, क्योंकि IMF ने भी बंदिश लगाई हुई है कि आप कर्जों के ऊपर नहीं चल सकते, अब आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा। रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा। आप रिलीफ देंगे तो उसके ऑपोजिट कहीं से आपको रेवेन्यू भी लाना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बैलेंस एक एक्ट है। ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह, एडवाइजर टू CM ऑन फाइनेंस, आपका बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हम, क्योंकि हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं और काफ़ी सीनियर हमारे साथ इस वक्त एक शख्सियत है। सुहेल साहब, बजट पेश होते रहते हैं, जब से पाकिस्तान बना है अब तक हमने देखा, और हमारे बाद भी, हमारी जिंदगी के बाद भी, अल्लाह इस मुल्क की जिंदगी दराज करे, इंशाल्लाह आते रहेंगे बजट। लेकिन अब करना क्या है? असल काम बजट लाने के बाद क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शाह साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर हमने इस दौर में भी, जो कि कोरोना वायरस का हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इसके बाद भी हमें इस झटके से कुछ नहीं सीखा और उसी तरह ही अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश की, बिजनेसेस को चलाने की कोशिश की, इंडस्ट्रीज़ को चलाने की कोशिश की, तो आप समझें कि इस डार्क टाइम में से आपने कोई अच्छी चीज़ नहीं निकाली। तो जो चीज़ भी झटका आता है वो एक अच्छी एक चीज़ भी साथ लेके आता है, तो वो यही है जो ये कह रहे थे कि रिफॉर्म्स। अब ये इतनी लिफ्ट सर्विस हो चुकी है इन रिफॉर्म्स को कि इस हुकूमत को भी 2 साल होने को आए हैं, तो वो एक कदम भी उस रिफॉर्म्स की तरफ ये नहीं गए हैं। देखिए, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कमजोरियां हैं उनको जांचें, उनकी रिसर्च करें और उनको दूर करें। सही। अब जितने मर्जी आप बजट पेश कर लें, जब आप उस बजट के ऊपर अमल दरामद ही नहीं कर सकते हैं, और आपके अक्सर बजटों में थोड़ा पैसा खर्च करते हैं और वो लैप्स कर जाता है और फिर वापस चला जाता है, और कोई रिसर्च नहीं होती कि ये ऐसा क्यों हुआ और अगले साल ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें, अगर आपने इस मुल्क को एक वर्टिकल पुश देना है, हॉरिजॉन्टल पुश की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकल पुश देना है कोरोना के बाद, तो आपको
इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। हम ये बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि टेक्नोलॉजी एक वाहिद जरिया है इस फी ज़माना कि जो आपको वर्टिकल ऊपर लेके जा सकता है, और उसमें भी आप रिफॉर्म्स लेके आएँ। अभी हुकूमत ने कुछ टैरिफ लाइंस में रॉ मटेरियल के लिए ज़ीरो रेटेड किया है या कम टैक्सेस किए हैं, अच्छी बात है, मगर जितना रॉ मटेरियल दुनिया में से हम इंपोर्ट करते हैं और वो पाकिस्तान में नहीं मिलता और नहीं अवेलेबल, तो उसको ज़ीरो रेटेड होना चाहिए क्योंकि वो वैल्यू एडिशन होती है। फिर सलमान साहब की बात बड़ी होती है, वो कह रहे थे कि जी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टैक्सेशन में रेवेन्यू होना चाहिए। तो मैं खुद ये समझता हूँ कि एक एक छोटी छोटी दुकान से लेके बड़े बड़े प्लाजास तक हर दुकान रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये हुकूमत ने करना और इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने। शाह साहब कह रहे थे जी रेवेन्यू नहीं है। देखिए, दो किस्म के बजट हैं, एक इस्लामाबाद का बजट है कि जी IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वो एक आम आदमी को चीज़ें नहीं समझ आती, और एक है आम आदमी का बजट कि उसको क्या मिला, क्योंकि एक आम आदमी को दाल रोटी और कपड़ा, अपने बच्चों की एजुकेशन और रोजमर्रा का खाना मिलना चाहिए। उसको नहीं पता IMF ने आपको क्या कह दिया, क्या नहीं, कितना लोन किसने देना है, कितना सरप्लस है, क्या GDP है। इवन लोगों ने ये भी सवाल किया कि मैडम ये भी बताया करेंगे GDP किसे कहते हैं, आम आदमी को नहीं मालूम। शेख साहब, जिस तरह से अभी सुहेल साहब ने कहा कि रॉ मटेरियल के ऊपर रिलैक्सेशन दी गई है, अगर तो मिसाल के तौर पर शैम्पू बनाने के रॉ मटेरियल के ऊपर रिलैक्सेशन दी जाती है, आम आदमी शैम्पू उतने में ही खरीदेगा, उसको उस सेल्स टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो आज बजट पेश हो गया है, उस पे आपका क्या तबसरा है? देखिए, आज जो अपना पंजाब प्रोविजन बजट आया है, जो इसमें पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताता हूँ। जो सबसे अच्छी बात है, देखिए, इस गैर यकीनी हालात में और इन कोविड-19 के जो मसाइल है आपके सामने, ऐसी एक वबा आई है जो पूरी दुनिया में सबको, हर इकॉनमी को 3 to 4% डिक्लाइन पे ले गई। हम भी 3.3 से -0.4 पे आ गए। तो इसमें जो इन्होंने दिया, पंजाब ने 56 बिलियन रुपीस दिया है, जो कि इन्होंने टैक्स रिलीफ दिया है, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा है, अच्छा काम है, क्योंकि होना चाहिए था। ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक और अच्छी बात की कि इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर 5% से 1% कर दिया, विच इज गुड। मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो हमारा सेक्टर रुका पड़ा था इसका कंस्ट्रक्शन का, और दूसरा वो सारा चलना शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तीसरा, इसमें इन्होंने जो किया, इन्होंने कहा जी कि कोई भी रेस्टोरेंट और किसी में आप जाएंगे तो अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप देते हैं तो आपको 5% के रेट के ऊपर आपको सेल टैक्स लगेगा, वैसे ज्यादा है रेट, ज्यादा आएगा। तो ये भी एक अपना इकोनॉमी एक तो डॉक्यूमेंटाइज होगी, प्लस लोगों को उसका फायदा भी होगा। और ये इसमें सैलून्स और डर्मेटोलॉजिस्ट भी शामिल कर लिए गए हैं। जी, सब शामिल कर लिए। फिर आपका आया सेल टैक्स, इसमें उन्होंने मैरिज हॉल्स, कैटरर्स, टूर ऑपरेटर्स, स्मॉल होटल्स, मोटल्स, इन सब पे इन्होंने 16% से इसको 5% कर दिया है, विच इज़ गुड। मैं समझता हूँ जितनी आप टैक्सेस की उसको रेट को नीचे लेके आएंगे, उतने लोग उसमें शामिल होंगे, उतना आपको ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद इरफान साहब, बात यह है कि कार्ड जो है, प्लास्टिक मनी या आपके पास होगी या मेरे पास होगी या सुहेल साहब के पास होगी, देखने वालों में से मैं अगर कहूँ कि 80% लोगों के पास नहीं होगी, तो ये बात दुरुस्त है। उसके लिए क्या है? देखिए, जो ये पैसे खर्च करने हैं ना, वो पैसे खर्च करते हैं पैसे वाले, क्रेडिट कार्ड वाले। जो गरीब आदमी है ना, वो होटल्स में जाता है, ना वो तो अपने घर में खाना खाता, अपना खाना खा के अपने घर को मुकम्मल कर ले, वही काफी होता है। तो इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ठीक किया है। अच्छा, अब आपका जो मेन चीज जो कहना चाहता हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा सा है तहफ़्फ़ुज़ है, इन्होंने 337 बिलियन रखे हैं आपके उसके लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जो कि बहुत कम है। क्योंकि 2 साल पहले अगर देखूँ, या 2 या 3 साल पहले, तो 700 से ऊपर अपना हमारा इसके ऊपर खर्च हो रहा था। तो ये एक रोटेशन जो है ना, जो व्हील जो होता है आपका उसका इकोनॉमी का, उसको ये चलाता है गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करती आती है, तो चीज़ें तेज़ी से बढ़ती हैं, एक सर्कुलेशन होती है मनी की, वो इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि ये इन्होंने 337 किया, हालांकि पिछले साल इन्होंने 350 किया था, पिछले साल भी कम था, उस पर स्पेंड भी कम किया इन्होंने, लेकिन ये कम है, इसको ज्यादा होना चाहिए ताकि चीजें बेहतर हों। फिर इन्होंने एक और काम किया, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 2 इंस्टॉलमेंट्स कर दिए, बस ये ठीक है। जिसमें हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि जितने भी हमारे यहाँ पे पंजाब में शॉप्स हैं, वो तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के करीब हैं, और उनके जो ओनर्स हैं
हम चाहते थे कि ये जो टेनेंट हैं, जो किराएदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी ये 2-3 महीने शॉप्स बंद रही हैं, तो उसका किराया उनसे ना लिया जाए, क्योंकि वो चीख रहे थे कि जी हमारा किराया लिया जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स हम कह रहे थे उनको 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाए ताकि वो आगे पास ऑन कर सकें। तो इसके ऊपर खैर गवर्नमेंट ने नहीं कुछ किया। अब आ जाए उसमें कि 350 बिलियन इन्होंने एलोकेट किया फॉर स्कूल एजुकेशन। ये ठीक है, ये ठीक है। उसमें 37.6 बिलियन इन्होंने हायर एजुकेशन में किया, लेकिन इन्होंने वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर कोई पैसे नहीं रखे, क्योंकि बहुत जरूरी है। और अब टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारा आप देखें हम HR बेस्ड कंट्री है ना, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसी के ऊपर हम अपना करते हैं। हमें तकरीबन 20 बिलियन से ऊपर हमें अपना रिमिटेंस में आता है, जो कि अब मैं सुन रहा हूँ कि गल्फ में और ये अपना उसमें क्या नाम है सऊदी अरब में वो तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी ले ऑफ कर रहे हैं। हमारी रिमिटेंस भी उससे कम होगी। हम जितना उसको टेक्निकल करेंगे, जितना वोकेशनल उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उतना वो ज्यादा बेहतर आगे जाके परफॉर्म कर सकेंगे और ओवरसीज में पाकिस्तानी के लिए पैसे भेज सकेंगे। तो इसमें एक कमी है जो मैंने बताना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एसएमईज के लिए सिर्फ 13.3 बिलियन, विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट। मैं समझता हूँ एसएमईज हमारे उसकी बोन है, रीढ़ की हड्डी है, सही, जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह से, उसको नहीं किया जा रहा। और ये जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी आपको पता है, कोविड-19 की वजह से लोगों के पास इक्विटी के मसले हैं, कैश फ्लो के मसले हैं। तो इसमें ये बहुत छोटी अमाउंट रखी गई है, इसको ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाए उसमें कि एग्रीकल्चर पिछले साल भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ जो सबसे पहले आपको दे सकती है, रिजल्ट दे सकती है 3 से 6 महीने के दौरान, उसमें आपने सिर्फ 39.6 बिलियन रखा है, जो पिछले साल से भी 1 बिलियन कम है, बल्कि 1.2 बिलियन कम है। पिछले साल 40.8 था। ठीक है। अब इसमें जो सबसे मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती हुई है कि हम, आप जैसे आपको बताया था, कॉटन में हम 600 बेल्स पर हेक्टर लेते हैं यहाँ पे पंजाब में। और आप देखें इंडिया जो मशरकी पंजाब हमारे साथ है, 1700 बेल्स लेता है पर हेक्टर। अमेरिका लेता है 2300 बेल्स पर हेक्टर। हम टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत पीछे हैं। हमने यूनिवर्सिटीज कोई नहीं की। इंडिया में छोटे मशरकी पाकिस्तान में 19 यूनिवर्सिटीज हैं जो इसकी एग्रीकल्चर। अच्छा, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगी। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर खुराक। बिलाल यासीन साहब, आपने इरफान इकबाल शेख साहब की गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने भी आखिर में जो एग्रीकल्चर के हवाले से अपना तबसरा पेश किया है और जो अपनी प्रेडिक्शन दी है वो ये है कि एग्रीकल्चर जिसने साथ दिया ड्यूरिंग कोविड-19, उसके लिए बजट पिछले साल से कम मुख्तस किया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आज हमारा बजट सेशन था तो कंबाइंड ऑपोजिशन ने तो उसको बाइकआउट किया, बट मेरे पास वो जो बुक्स में जो लिखा हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा स्टडी किया, मैं जरूर आपके साथ उसमें अपने इनपुट देता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जब क्योंकि इस वक्त कोविड-19 वो इस वक्त सबसे ज्यादा हमें वो हिट किए बैठा है, तो सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करता हूँ कि बजट में ये है कि जो 40 बिलियन इंक्रीज है, तो जो PMLN की गवर्नमेंट का जो बजट था, मेरा बिल्कुल एज ए कॉमनर के तौर पे एक सवाल जरूर है। मैं असेंबली में भी ये बात करूंगा, बट आपके थ्रू मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब PMLN का दौर था उस वक्त तो मेडिसिन कैंसर के पेशेंट की भी और इमरजेंसी में फ्री थी। आज तो मेडिसिन भी नहीं मिल रही। और कोविड की जो सिचुएशन है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा इस वक्त कि 2 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे जो मेडिसिन है जो अभी तक डॉक्टर ने रिकमेंड की है, वो इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई, बट जो अफेक्ट करती है, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, वो उसका इंजेक्शन का नाम है एक्टेमरा इंजेक्शन है, जिसकी कॉस्ट 200 mg का जो इंजेक्शन है वो मिलता है गालबन 20-25,000। 400 mg का डबल कर लें, इसको 50, 60, 70 में मिलना चाहिए। इस वक्त हालात ये हैं कि ये बिल्कुल फैक्चुअल हैपन है कि वो इंजेक्शन 4.5 लाख 5 लाख रुपए में अवेलेबल नहीं है। और मेरे अपने जानने वालों के साथ इस तरह हुआ है कि वो कहते हैं ना पंजाबी में कि मरता क्या ना करता, कि वो अफोर्ड भी नहीं करते थे, बट उन्होंने कहा कि जी हमने ये इंजेक्शन लेना है। तो जब वो लेने गए तो 4,50,000 की डील हुई, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गवर्नमेंट नाम की चीज कोई नहीं है, गवर्नमेंट का ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों को चेक करे और डिसिप्लिन में लेके आए, तो वो 5 लाख रुपए में उसने अगले को भेज दिया। ये हालात है कोविड-19 के। तो आकर सवाल है आटा चीनी का स्कैम, आज हमने असेंबली में भी इसी पे बाइकआउट किया। तो इस पे जो फिगर मैंने देखी है 330 बिलियन का वो बता रहे हैं कि हमने वो जो इस
जिसमें फूड डिपार्टमेंट को, जिसमें फूड सिक्योरिटी में पंजाब की हद तक हमने उसमें हमने रखा है। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं 5 साल खुद इन सारे डिपार्टमेंट्स को बीइंग ए मिनिस्टर हेड करता रहा हूँ, तो मैं बताऊं आपको कि ये तो सिर्फ लफाजी है, लफ्जों का गोरख धंधा है। 330 बिलियन कभी भी गवर्नमेंट ने किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिए। ये होता ये है कि 330 बिलियन की फीस प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, और वो प्रोक्योरमेंट होती है थ्रू बैंक से पैसे लिए जाते हैं, और उसके बाद वो फ्लोर मिलर्स को और जो फीड जो बिकती है उसका जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ने बेयर करना होता है। वो चंद बिलियन पे होता है, कभी 15 बिलियन होता है, कभी 20 बिलियन होता है, जिसको आप सब्सिडी के नाम से जानते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं दी गई। वो भी आटा पिछले 5 साल, मैं कॉमनर की बात मैंने करनी है, मैं कॉमनर से वोट लेता हूँ, पिछले 5 साल में ऑन रिकॉर्ड हूँ कि जी चेक किया जाए कि भी जब तक मैं वजीर रहा, जब तक शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी सुपरवेयर में एक धेले का इंक्रीज है। अगर इंक्रीज है तो मुझे बताया जाए ताकि मैं अगले सेशन में रिजाइन दे दूं अपना। एक धेले का इंक्रीज नहीं है। उस वक्त भी ये जो फ्लोर मिल एसोसिएशन की डेली बेसिस पे हमारी मीटिंग जो हो रही होती थी, और शहबाज शरीफ रात गए तक हमसे रिपोर्ट ले रहे। अच्छा बिलाल साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, जो अभी मुख्तिस कर दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट, उससे आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? क्या महंगाई होगी? क्या आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा? आटा, दालें, चीनी सस्ती हो जाएंगी? बड़ी कॉमनर बड़ा समझ जाएगा मेरी बात को। एक बात तो ये कि ये इंक्रीज जो नहीं होना चाहिए था हुआ। उसके बाद आप कह रहे हैं इसको मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जो एग्री जो मैं जो जिस चीज का वजीर था उसमें फूड भी थी, एग्रीकल्चर भी था, लाइफ स्टॉक भी थी, इंडस्ट्री भी थी। मेरे पास 4 मिनिस्ट्रियां थी जिनको मैं एक्ट करता था। ये इसका नोटिफाइड पड़ा होगा असेंबली में। इसमें ये जो फूड पे मैं बता रहा हूँ 330 बिलियन का बता रहे हैं, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसमें वो जो किसानों को उनकी जो बेसिक जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए 9 बिलियन की अमाउंट तक मैंने जो इनके पड़ी है प्रिंटेड जो मेरे पास जो आज असेंबली से लेके 9 बिलियन का है। इस वक्त टिड्डी दल सर पे नाच रहा है। 9 बिलियन में तो टिड्डी दल को ये फेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 9 मिलियन में टिड्डी दल तक कंट्रोल नहीं हो सकती। 9 बिलियन की बात कर रहा हूँ, 9 बिलियन की बात, 9 अरब की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमने वो जो हमारा कॉमनर है, जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको कहते हैं जी उसको इंक्रीज नहीं देना। ऑपोजिशन की डिमांड तो 20% थी, क्योंकि इस वक्त महंगाई का जो आलम है सबको पता है। बट शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि 10% इंक्रीज इसकी जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जी हालात नहीं है। सवाल फिर ये उठता है कि रोटी महंगे करने के हालात हैं जो एक आम आदमी और पिछड़े हुए तबके ने खानी है, और उस पे आप इंक्रीज उस पे नहीं दे रहे। फिर इसमें है कि इस वक्त महंगाई, इन्फ्लेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी 4.1 पे आपकी इन्फ्लेशन थी, आपकी महंगाई थी। 3 में ये 3.9 पे थी। ये उस वक्त की पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। जब दिल्ली सरकार आई थी 6.7 पे आई। लाइक ये इसका अपवर्ड ट्रेंड आया, और आज अल्लाह माशाल्लाह ये 11.11 को छू रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल। ठीक है, अब जरा जो आम आपके हल्के का शख्स भी आपको देख रहा है और दीगर हल्कों से शहरी भी आपको देख रहे हैं, उनको बता दीजिए कि ये 2020-21 का जो बजट आया है उसके बाद ब्रॉयलर कितने रुपए तक चला जाएगा, फलों और सब्जियों की कीमतें कहां तक चली जाएंगी, आटा और दालें और चीनी कहां तक चले जाएंगे? देखिए ये सारी चीजें होती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से एक्ट करती है, गवर्नमेंट किस तरह बिहेव करती है। गवर्नमेंट का जो इस वक्त कोविड-19 को लेके जो इसने किस तरह से हैंडल किया है, कि हमें कहा जाता है कि जी आप अमेरिका देखें, यूरोप देखें, तो बदकिस्मती ये है कि हम अमेरिका यूरोप तो हम उन्हीं से कुछ सीख लेते। वहां पे तो कोविड-19 2.5 महीने पहले आ गया था। वहां पे जो पहला पेशेंट उनका आता वो तो 12 जो है, हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में जो फर्स्ट डेथ होती है वो तो 12 मार्च को हो रही है जी। मगर वहाँ पे जो चाइना में जो वो आम की बात करें वहाँ पे तो दिसंबर में हो गया था। ठीक है, बिलाल यासीन साहब आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम बजट की बात कर रहे हैं कि पंजाब का जो बजट है क्या अवामी उमंगों के मुताबिक है या नहीं। इसके लिए हम ट्रेडर्स से भी उनका फीडबैक ले रहे हैं, ताजरों से भी उनका फीडबैक ले रहे हैं और साबिक हुकूमत के नुमाइंदगान से भी उनका फीडबैक ले रहे हैं। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना दूसरा बजट भी पेश कर दिया है। हाशिम जवां बख्श साहब ने ये बजट जो है वो पेश किया। इसमें टैक्स रिलीफ का पैकेज दिया गया है। ताजिर बरादरी क्या इस पैकेज से, इस बजट से खुश है? मजदूर तबके के लिए इस बजट में क्या है, इस बात से हम आपको आगाह करें। लशारी साहब, आपको क्या लगता है कि जो बजट जो पेश कर दिया गया है, मजदूर तबका भी इससे फैज़याब हो सकेगा? देखिए, मजदूर तबका तो तभी फैज़याब होता कि उनकी मजदूरी जो है या दिहाड़ी जो है उसका रेट बढ़ाया जाता। अगर हम चूंकि सारा मुद्दा कोरोना पे डाल रहे हैं और या फिर पुरानी हुकूमत पे डाल रहे हैं, तो मेरे ज़हन के मुताबिक ना पुरानी हुकूमत की अब बात करनी चाहिए और ना ही अब कोरोना की बात करनी चाहिए। बात आगे की करनी चाहिए कि जब कोरोना खुलेगा, ईज आउट होगा, तो फिर हम क्या उस वक्त के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार। असल बात यह है करने की। देखिए, इस वक्त जो आपको जंप स्टार्ट दे सकता है वो सी पैक है। सी पैक पे आपकी बातें चल रही हैं। फौरी तौर पे सी पैक में जो सुस्ती हुई है, जो वेस्ट से और IMF से घबरा के आपने किया हुआ है, उसको पसे पर्दा करें, क्योंकि वो हमारे हक में नहीं है। हमें अपना इंटरेस्ट सोचना है, उनके प्रेशर में नहीं आना। उनका लोन जो देना है वो देना ही देना है, मगर हमें सी पैक पे डैम्स बनाने शुरू करें, ML1 पे काम शुरू करें, और उससे भी ज्यादा जो जरूरी तो क्या आपको लगता है डैम तरजीहात में शामिल है? देखिए, डैम पे इस दफा पहली दफा कुछ ना कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने तो मुस्तस किए हैं पैसे, वो कुछ खुशाइन बात है। मगर अभी कालाबाग डैम रहता है जो सबसे बड़ा डैम है, उस लिहाज से को स्ट्रेटेजिक डैम है हमारा। मगर मैं कह रहा था कि SCZ जो स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स हैं, उन पे फौरी तवज्जो देनी चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होनी चाहिए। मैं ये कह के थक गया हूँ, और उसमें मेरी थोड़ी सी बात आधी मानी भी गई है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये कह दिया गया कि आप पैसे इन्वेस्ट करें तो हम नहीं पूछेंगे कि कहाँ से आए। ये सारी इंडस्ट्री को दे दें, एक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बनाए और उस अथॉरिटी NOC दे, और उसके तहत आप नहीं पूछें कि पैसे कहाँ से आए, क्योंकि इस वक्त हालात फिर तो कैसा ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ये हुकूमत बहुत सख्त तरीके से आई थी और सख्त तरीके से ही निमटना चाहती थी। देखें जी, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स यही है, क्योंकि ये जो बजट भी आया है पंजाब का या फेडरल का, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, वो रट का ही है। मतलब कि इधर 2019 के फिगर है, इधर 2020 के फिगर है, यानी कि वो कट एंड पेस्ट वाला बात है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बात ये है कि आप जो लोगों के पास ग्रे एंड ब्लैक मनी पड़ा उसको मार्केट में लेके आए। जैसे आपने वो छूट कह लें, आपने सिर्फ एक सेक्टर को दी है, ये सारी सेक्टर खासतौर पर इंडस्ट्री को दें, बाकी सेक्टर्स को ना दें, ताकि इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मॉडर्निटी हो, नई मशीनरी आए। पिछले 10-20 साल से जो मशीनरी थी वो भी ऑब्सोलीट हो गई है। और ये स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन पे पूरी की पूरी 100% तैयारी से तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जैसे ही कोरोना खत्म होता है तो हम भाग के काम शुरू कर दें। ठीक है। इसी तरह उन्होंने बात की यासीन साहब ने कि ये हुकूमतें फेल हो गई हैं। देखें, वो फेल हुई हैं, पास हुई हैं, वो आम ही बताएगी। मगर दो चीज़ों का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि देखिए, पेट्रोल की कीमत कम हुई, हुकूमत ने की तो पेट्रोल गायब कर दी हम लोगों ने। इसी तरह चीनी की कीमत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम कर दें, 70 रुपए कर दें, वो आज तक 70 रुपए पे नहीं हो सकी। तो फिर हुकूमत क्या करे जब अवाम ही तावन करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। अच्छा, लाशारी साहब, ये तो हुकूमत के साथ इंतजामी अमूर भी हैं, इंतजामी इदारे भी हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हैं। ये हुकूमत के साथ नहीं चलेंगी, हुकूमत उनसे काम नहीं लेगी तो फिर फेलियर होगा। देखें, ये फिर जितना भी आप रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो सारे लोग जो रेगुलेटर हैं वो करप्ट हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखें जी, पुलिस वाले शटर डाउन करने के भी पैसे ले रहे हैं, शटर अप करने के भी पैसे ले रहे हैं। ये किस किस्म का शट डाउन है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हुकूमत मौजूद है। अच्छा इरफान साहब, अब ये कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट्स चाहिए। क्या आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट्स चाहने के लिए आपने आउट ऑफ द बॉक्स मेजरमेंट्स भी लिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है। अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट लेने हैं तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स आपको डिसीजन करने पड़ेंगे। जैसे हम कहते थे कि यहाँ पे टेस्टिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी होनी चाहिए। आपने अगर आपने इस मुल्क की मईशत तब्दील करनी है, इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो सबसे पहले हमने कहा था जी इसको एक्सपोर्ट को फोकस किया जाए। अब किया गया मैं बताऊँ आपको, हमने कहा था जी कि इसके लिए आप टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाएं जो यहाँ पे टेस्टिंग करे। SME जो है, गरीब लोग जो है, मीडियम स्मॉल मीडियम वाले, वो 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक
सर्टिफिकेशन की फीस नहीं अदा कर सकते। बिल्कुल। तो हमने कहा था ये अपनी बनाई जाए, और ना हमारे पास अपना हाइब्रिड सीड है, ना हमारे पास अपना पेस्टिसाइड, हम सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्यों नहीं, हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, हमने यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई। अब इसके ऊपर आ जाए आपके, जैसे अपना लशाई साहब ने बात की कि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त -5.6 पे है, -5.6 पे है। हमने अब इसको कहते हैं कि हमने -4 से हमने लेके जाना है इसको 2.1 पे। ठीक है, गवर्नमेंट जो अपना बताया, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बताया था कैसे लेकर जाएं, बात ये 2.1 है। GDP पे हम लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपको फिर आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे तो रेगुलराइजेशन नहीं होती। देखे काना काछा में, ये अपना फिरोजपुर रोड में, आपके शादरा में, यहाँ पे मशरूम की इतना फैक्ट्री अपना इंडस्ट्री लगी। अब हम कहते हैं कि इनको रेगुलराइज करें ताकि ये एक दिमाग से सेटल होके अपने बिजनेस को फोकस करें। यहाँ तो रोज उनको ILDA के नोटिस आते रहते हैं, चीजें आसान की जाए और चीजों का हल किया जाए। अब आता हूँ मैं उसकी तरफ, हम बात करते हैं कि हमने इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एग्रो बेस। हम एग्रो बेस, भाई एग्रो बेस है तो हमने ना, हम कहते हैं लाइफ स्टॉक हमारे पास बहुत है, ठीक है। हम लाइफ स्टॉक में, हम हलाल फूड में हम एक्सपोर्ट करते हैं 0.4 बिलियन। दैट मीन्स कि ये टोटल जो इंडस्ट्री है इसकी हलाल बीफ की है $1000 बिलियन की, और हम तो $1 बिलियन भी नहीं करते। हम मुसलमान मुल्क है और हम कहते हैं हम मुस्लिम कंट्री, हमारे पास ये सारा कुछ है। इसमें तो ब्राजील, इसमें सारे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सबसे आगे हैं। हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, तो हमें काम करना पड़ेगा। इसी तरह हमने इनसे कहा था कि IT के लिए पंजाब की तरफ से, ये आपने कहा काम करना पड़ेगा। अवाम ने तब्दीली को वोट दिया था कि वो सेक्टर्स जिसके तब्दीली हुकूमत ने दावे किए थे कि यहाँ काम होगा, इस तरह किया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी, घर दिए जाएंगे। क्या ये जो ब्रैकेट थी 3 महीने की कोरोना वायरस की, क्या ये तमाम चीजें सैलाब आया और बहा के ले गई? क्या तमाम प्लानिंग इन 3 महीनों में जाया हो गई? नहीं, देखिए एक चीज जो मैं जरूर कहूंगा कि ये जो वबा आई है ये एक इतनी खौफनाक वबा है कि तमाम दुनिया की इकोनॉमीज को 3 to 4% उन्होंने उनका GDP डिक्लाइन किया है। हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरे दुनिया को देख लें आप। इसका एक इफेक्ट तो आया है। देखिए आपकी एक्सपोर्ट होती थी, आपकी पूरे यूरोप में होती थी 8 बिलियन के करीब, वो नहीं हो रही। आप अपना अमेरिका को 3.8 बिलियन की एक्सपोर्ट करते थे, वो नहीं हो रही। अब आपको चाइना को 1.8 बिलियन करते, वो नहीं हो रही। अफ्रीका को 1.49 बिलियन करते थे, उसमें काफी ठहराव है क्योंकि वहां पे भी अभी शुरू हो गया काम। तो मैं बता रहा हूँ कि चीजें पूरी दुनिया में स्लो डाउन हुई हैं। ये तो एक पक्की बात है। ये गैर मामूली हालात में गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल था। इस चीज को बनाना, करना, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। लेकिन 2 चीजों जिसपे मुझे जरूर इस पे है कि हमारी गंदम जो हम कहते हैं जी बम्पर गंदम हुई है, तो हमने गंदम की प्राइस 1400 रखी, और आज इस वक्त गंदम जो ना 1800 पे है मार्केट में। और लोग बताते हैं जो काश्तकार वो कहते हैं ये 2000 से भी ऊपर जाएगी। तो इसके लिए प्लान नहीं किया। देखिए अगर आप प्लान करें और इसको अगर आप उससे पहले ही 1400 की बजाय उनको कहते हैं जी हम 1500 में देंगे, तो बेशुमार गंदम और पैदावार हो जाती थी। हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो इस चीज को थोड़ा प्लान नहीं किया जाता, हम लैक ऑफ प्लानिंग है जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें अपने एग्रीकल्चर को फोकस करना चाहिए। अगर हम अपना फौरी तौर पर उसको करना चाहते हैं, IT को करना चाहिए। IT में मैं कहता हूँ कि इंडिया ने क्या किया, 126 बिलियन की एक्सपोर्ट करता, तो इंडिया क्या करता है कि वहां पे सिलिकॉन वैली में अमेरिका में जाके अपने 3 ऑफिसेज खोलता है जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो, जो आपकी पूरी अपना इंडियन जो उसके हमारी कंपनीज है उनको सबको सपोर्ट करता है वहाँ पे। हमने तो आज तक वहाँ पे एक कंपनी नहीं खोली कि जो हमारी हालात कुछ मुख्तलिफ है शेख साहब, हालात कुछ मुख्तलिफ है। जिस तरह से आपने सिलिकॉन वैली की बात की है, अरफा करीम टावर, वहां से बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए एप्लीकेशंस बन रही हैं, लेकिन जो बीच में मेन पॉइंट ये है कि एजुकेशन का निज़ाम ऐसा है कि 10th क्लास या फिर जो इंटरमीडिएट वाला है, अनफॉर्चुनेटली उसको भी वो एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करनी आ रही है, या वो यूज टू नहीं है, या फिर उसको इस्तेमाल करनी ही नहीं है। ये बात जो है वो आड़े आ रही है तरक्की की राह में। लशारी साहब इस पे क्या कहेंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है कि स्किल्ड जो और हाईली स्किल्ड जो हमारे पास स्टाफ है वो बहुत कम है। एजुकेशन में इस तरफ हम गए ही नहीं। एजुकेशन अब मैट्रिक, FA, BA नहीं रह गया। दुनिया बिल्कुल पिछले 10-20 सालों से पलटा खा गई है और हमें इस तरफ लेके जाना चाहिए अपने बच्चों को। और जैसे शेख साहब ने फरमाया कि वो लोग जो इंडियंस उधर बैठे हैं वो काम ढूंढ के देते हैं गवर्नमेंट के लोग कि भाई ये इंडिया से काम होगा, तो हमने तो काम ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है। देखिए
बहुत से पाकिस्तान के मसाइल हैं। अभी हम इरिगेशन और एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, उसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना जी, वो हमारे पास सही मानों में क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि हम जो मंडियों तक माल सही तरह से पहुंचा सके। फिर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है उतने कि हम कोल्ड स्टोर कर सकें और फिर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके और वो जा सके। मैं आज आपके चैम्बर चैनल से ये पहली दफ़ा ये कह रहा हूँ कि हमारे जो फार्मर्स के बच्चे हैं उनको आप यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, हुकूमत पढ़ाए, वजीफे दे के पढ़ाए, ताकि वो अपने गांव में जब वापस जाएं तो मॉडर्न एग्रीकल्चर और मॉडर्न इरिगेशन करें। जो बाहर के हम जैसे बाहर बैठे हुए जो इंडस्ट्रियलिस्ट किस्म के फार्मर्स हैं वो ये कभी नहीं करेंगे और हमारे यहाँ कोई मॉडर्निटी इरिगेशन में नहीं आएगी। ना यील्ड बढ़ रही है जैसे शेख साहब ने कहा, ना सीड बढ़ रहा है। तो टोटली बात यह है कि किसी शोबे में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में किसी भी किस्म में प्रायोरिटी पे नहीं है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप कोई चीज़ अपनी नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ कॉपी कैट हैं कि दुनिया ने ये किया। अब भी हम ये कह रहे हैं कि दुनिया ने लॉकडाउन बंद कर दिया है तो हम भी लॉकडाउन ख़त्म कर देते हैं, दुनिया ने ये किया तो हम भी कर। हमारा अपना इंडिजिनस क्या है? ना हमने माइनिंग की तरफ तवज्जो दी है, ना ऑयल एंड गैस की तरफ तवज्जो दी है। हमने एक दफ़ा कहा जी ऑयल निकल आया कराची के पास और आज हम उधर के उधर ही बैठे हैं। तो देयर सो मेनी इश्यूज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान आप समझें कि एक बिल्कुल नया मुल्क है, इस पे बहुत सा काम हो सकता है, मगर मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ ये सुनता आ रहा हूँ कि जी हम क्राइसिस में हैं, हम क्राइसिस में हैं, हम क्राइसिस में हैं। इसमें मुझे एक बड़ा मशहूर याद आ रहा है बंद, वो ये है कि उमरां लंघियां पब्बां पार, साड़ियां तो उमरां लंघियां ही पब्बां पार ने, काले अजे ना बस सुर्ख गुलाबां दे मौसम में रंगां फुल्लां दे रंग काले। हमारे क्यों अभी तक फूलों के रंग काले हैं जबकि गुलाब के मौसम में भी हम कालों में फिर रहे हैं। रिशादी साहब की बात का मैं जवाब दूं थोड़ा सा। रिशादी साहब ने कहा जी कि हम क्यों नहीं अपना उसमें जाते। आप मशरकी पंजाब को देखें, उसमें 19 यूनिवर्सिटीज बनाई है उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर। यही बात मैं भी कर रहा हूँ और ये सच हमारे यहाँ तो किया ही कुछ नहीं है। मैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी में खुद विजिट करके आया। लेकिन किसान के बेटे को एक पढ़ा लिखा किसान बनने के लिए अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि वो एक PhD या फिर एक मास्टर्स करके डिग्री लेकर फिर वो किसान बने। वो चीजें हमने देखनी है और इसके मुंतजिर भी हैं। यानी छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने ये जानना है कि ट्रेडर्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर क्या है और किस तरह से बहाल हो सकती है ये इंडस्ट्री। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा बजट की सूरत हाल में इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स के लिए क्या क्या मौके हो सकते हैं, इरफान साहब बताइएगा। अब बजट तो आ गया है, टैक्स के हवाले से आपके पास सारी डिटेल्स हैं और छूट के हवाले से सारी डिटेल्स हैं, तो अब बताइएगा कि किसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। अब मेरे पास ट्रेडर्स आए, आज एक वफ्द आया मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा जी कि हम बड़ी मुद्दत से कह रहे हैं ये सेस टैक्स लगाया हुआ इन्होंने कराची से लाहौर का। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो कराची आपसे टैक्स लेता है, ठीक, रोड टैक्स लेता है, जो वो तकरीबन होता है कोई 1% के करीब। फिर आपसे कराची से लाहौर आने के लिए पंजाब आपसे लेता है 0.92, ठीक है। तो ये डबल टैक्सेशन है, इसको ख़त्म किया जाए। हम तो बार बार कहते हैं, फिर हमने बार बार पंजाब गवर्नमेंट से कहा था ये क्लबिंग की जाए। आपका जो पैसी है, आपका जो लेबर है, आपका WWF है, WPF है, ये सारे हैं, इन सब को क्लब करके कर दें। हम 26-27 इंस्टीट्यूशंस के साथ हम अपना सारा दिन लड़ते रहते हैं, तो इसको कम करके ताकि हमारी एनर्जी कम वहाँ पे कंज्यूम हो और हम अपने बिजनेस को फोकस कर सकें। इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया था रेगुलराइजेशन जो है ना उसकी, जो हमने कहा था इंडस्ट्री कर दें ताकि वो हो जाए, और फिर हमने जोनिंग करवाई थी पूरे लाहौर की कि कहाँ कहाँ पे कैसे किस तरह से हमने अपना इंडस्ट्री खोलनी चाहिए। इसके ऊपर इस तरह से काम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट को अपने कुछ फैसले, कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिसके बेहतर करें। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम कहते हैं आए हमारे साथ बैठ के मिलकर फैसले करें, हम इसको आगे लेके चलें। चीज़ें अब हमें करनी पड़ेंगी। देखिए हम सिर्फ अपना बातों से कोई मसला नहीं हल कर सकते, हमें अब हर सूरत अमल दरामद कराना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी। हमारे यहाँ ये मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, देखिए चीनी आपने कहा 70 रुपीज़ कर दी। चीनी आपको पता है होलसेल मार्केट में, मंडी में, पूरी मंडी में क्या बिक्री है 78 रुपीज़।
भाई आप 78 रुपीज लेके रिटेलर 70 में कैसे बेचेगा फॉर गॉड सेक। उसके लिए पहले पूरा बंदोबस्त करें, जो आपकी अपना मिले हैं मिलों से रेट सेट करें। अभी तक उनके साथ रेट सेट नहीं हुआ, 70 रुपए का रेट निकाल दिया, बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया, ज्यादती है। ठीक है, ठीक है लाशारी साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स के लिए ये एक साल आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो ट्रेडर्स हैं वो समझें एक ही जिस्म के दो हाथ हैं। वो क्योंकि इंडस्ट्री बनाएगी तो ट्रेडर बेचेगा, तो जब इंडस्ट्री चलेगी तो ट्रेडर चलेगा। या फिर ट्रेडर्स जो हैं कमर्शियल इंपोर्टर्स होते हैं, वो बाहर से चीज़ मंगवाते हैं, जो हम फिलहाल डिस्करेज कर रहे हैं कि इंपोर्ट जो है वो कम से कम हो। मगर मैं इसीलिए बार बार उस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, कोरोना आ गया, सब कुछ हो गया, अब पुरानी हुकूमत ने भी ये कर दिया, मगर आगे की सोचना, आगे की सोचने के लिए यही है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं और मुनाफा जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर है वो बड़ा मुनासिब रखे, और फिर चीज़ बिकेगी आपकी और फिर चलेगी। अगर आप क्वालिटी की चीज़ नहीं बनाएंगे या उसकी कोई टेस्टिंग लैब या सर्टिफिकेशन नहीं है, तो रिसर्च नहीं है। देखिए, जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मशवरा करके पॉलिसी नहीं बनाएंगे, वो पॉलिसी हमेशा फेल हो जाएगी। हम बड़े अरसे दराज से लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि जब भी बजट बनाएं सारे चैम्बरों को इन्वॉल्व किया करें, फेडरेशन को इन्वॉल्व किया करें, ट्रेडर्स को इन्वॉल्व, ताकि वो आपको बताए कि मेरे मुश्किलात क्या हैं, उनका हल क्या हो सकता है। मगर कोई भी पीपीडी नहीं होती, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग होल्ड ही नहीं होता। इस तरह से पॉलिसियां जो हैं कोई ओन अप नहीं उनको करता ना। जैसे अभी शेख साहब ने कहा है, हम लाहौरिये के लिए भी बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए महंगाई है या उसके लिए बजट है? क्या आप इसके बारे में कहेंगे? अब जो बजट आपने देख लिया है, उसके ऊपर लाहौरिये को, आम लाहौरिये को क्या मिलेगा? देखिए, बजट तो चूंकि कोरोना का बजट है, हम इस फैक्ट को डिनाई तो नहीं कर सकते। इस वक्त कुछ लोग जो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने अपने मुलाजमों को नहीं निकाला, पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, और तनख्वाहदार तबका तो सेविंग नहीं कर सकता ना। उसके पास को 5-10 लाख या 30 लाख के सेविंग में नहीं पड़ा कि वो चलो इस दौर में 2-3-4 महीनों में शायद ये ज्यादा भी अर्सा चला जाए वो खा ले। तो कुछ जो उससे ज़रा कम अच्छे हैं, उन्होंने आधी तनख्वाह दे दी है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपना स्टाफ सारा निकाल दिया। तो इस बजट में या अदरवाइज टू ये बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़ाए जितनी जल्दी हो सकता है, ताकि अवाम सारी फिर उसी तरह नॉर्मली काम करे, उनकी जॉब मिल जाए उनको वापस, और भी जॉब्स हम क्रिएट करें, जिसकी हम अपने प्रोग्राम के जरिए पहले बातें कर चुके हैं। ठीक है इरफान साहब, अब जो तनख्वाहदार बंदा है उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ है, जो पेंशनर है उसकी पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है। आपने खुद बताया, अभी चीनी और आटे के रेट बताए वो ज्यादा हो गए हैं। अब हमारी तनख्वाह उतनी ही है, चीजों के रेट ज्यादा हो गए हैं, आम शहरी ने कैसे सरवाइव करना है, उसके लिए क्या है? देखिए, एक चीज़ जो है ना, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि ये सारी जितनी भी बेसिक्स जो आइटम्स है ना, ये कितनी है? 10, 12 से 15 आइटम्स होंगे। दूध, दही, चीनी, दालें, जी 10-15 आइटम्स है। गवर्नमेंट अगर फोकस कर ले, फोकस ये कर ले कि हमने इस चीज़ की किल्लत नहीं होने देनी। ये इसकी हमारे पास असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास डाटा नहीं है, करेक्ट डाटा नहीं है कि हमारी फसल कितनी होनी है। कोई कह रहा है जी बम्पर फसल हुई है उसकी गंदम की, पता लगता है जी गंदम की हमारे पास शॉर्टेज हो गई और वो इम्पोर्ट करनी है। तो ये हमारे पास डाटा की करेक्ट डाटा की जरूरत है, और उसके बाद इसकी प्लानिंग कि हमने इसको किस तरह से रखना है। देखिए, मार्केट में प्राइस कब बढ़ती है? जब आपकी सप्लाई शॉर्ट होती है, डिमांड के पुराना डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इन 10-12 आइटम्स के ऊपर फोकस कर लें, चीजें करनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपनी सप्लाई, अपना जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसको अपना बहाल कर लें, उसको बेहतर कर लें, उसमें नया अपना टेक्नोलॉजी के साथ ले आए और चीज़ों को सही डाटा के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज कंट्रोल हो जाएगी। आपको लगता है हो जाएगा ये देखिए, ये चीजें करने से होंगी ना, जुबानी बातें करने से नहीं होनी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए ना, ये तो है पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट करना चाहती है। मैं जब मिलता हूँ जाके, सारे मिनिस्टर्स कहते हैं हम ये भी करना चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, बट सच्ची बात है कि ना उनके पास प्रॉपर डायरेक्शन है, ना वो अपना सही तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
जब तक हर चीज़ इसका पूरा एक टेक्नोक्रेट्स, इसके साथ ब्यूरोक्रेट और इसके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठा के फैसले नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे यही। अच्छा, ये विल देख रहे हैं आप कि चांद पे जाने की तमन्ना सब रखते हैं, तमन्ना सब रखते हैं, लेकिन जाना एक बड़ा एक महाज है। तो ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं चांद पे जाने के, वो एक मिसाल दे रही हूँ, क्या वो हैं? सारे जाना चाहते हैं चांद पे, लेकिन क्योंकि उनके पास बाकी चीजें नहीं है इसलिए कोई पैदल भाग के जाना चाहता है। जी जी। और भाई इस तरह से हम पहुंच ही नहीं सकते जब तक हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम डाटा सही नहीं करेंगे, जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। लशारी साहब, आपका आखिरी कमेंट। जी जी जी, आखिरी कमेंट मेरा यही है कि मैं बड़े अरसे दराज से सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ही हम अच्छे हैं। ओके, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे हम एक खजाने पे बैठे हुए हैं और हम गरीब हैं, और वो खजाना हम निकालना, खोदना, उसका इस्तेमाल करना अभी तक हमें नहीं आ रहा, और हम वैसे ही कहीं जा रहे हैं बड़ा टैलेंट है, बड़े हम अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और एंड में और यकीनन ये खजाना जो ये हमारी मट्टी ही है जो कि गंदुम की सूरत में सोना उगलती है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। फिर मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।